देखिए दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे, बेसिकली हमने पिछले लेक्चर में अनुवांशिक रोग के बारे में पढ़ा दिया था, यानी कि आपको टर्नर सिंड्रोम और जितने भी रोग अनुवांशिक रोग थे सारे के सारे मैंने आपको बता दिए थे। अब फिर डिमांड है बच्चों की, सर अनुवांशिक करवा दिए तो आप संक्रमण भी करवा दो और संक्रमण भी करवा दो, तो मैंने चलो ठीक करवा देंगे भाई। तो देखो क्लास की वजह से टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन मैं आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ। तो थोड़ा सा क्या है कि क्लासेस रेगुलर तो मान लो नहीं मिल पाती है तो कभी मिल जाती है, कभी नहीं मिल पाती, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, टॉपिक में सारे दूंगा आपको, है ना। चलिए, वैसे कोशिश करूँगा कि आपको रोज़ डेली आपको देने का प्रयास करूँगा, एक वीडियो आपके लिए हमेशा आता रहे, मैं ऐसी कोशिश करूँगा। जब तक हम हैं तब तक देने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, तो अनुवांशिक रोग तो मैंने पढ़ा दिया है। आज हम पढ़ेंगे असंक्रामक रोग के बारे में। असंक्रामक जो रोग था, देखिए दोस्तों हमने 3 प्रकार के रोग पढ़ना था हमें। पहला अनुवांशिक रोग के बारे में पढ़ा दिया मैंने आपको, सारे सिंड्रोम वगैरह सब बता दिया। अनुवांशिक रोग में हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकिल सेल एनीमिया, सारे के सारे मैंने आपको पढ़ा दिए। और सिंड्रोम्स तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसकी लिंक, उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स रहेगा उसमें आपको लिंक मिल जाएगी उसकी, यानी कि अनुवांशिक रोग की जो लिंक रहेगी वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। देखिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे असंक्रामक रोग के बारे में। संक्रामक रोग, एक एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आएगा दोस्तों, यहाँ से याद रखिए आप लोग, आता ही है मतलब। असंक्रामक रोग जो एक दूसरे से नहीं फैलते हैं। अब असंक्रामक रोग में बहुत सारे रोग हैं, जैसे आप बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे एलर्जी। मान लो किसी को किसी से एलर्जी है, किसी स्त्री को किसी पुरुष से एलर्जी है, या किसी पुरुष को किसी स्त्री से एलर्जी है, किसी को किसी से एलर्जी है, हर किसी को हर किसी से एलर्जी है, ज़रूर नहीं कि वो स्त्री पुरुष ही हो। धूल से भी एलर्जी होती है, किसी को लाइट से एलर्जी है, किसी को ठंड से, किसी को गर्मी से एलर्जी है, मतलब एलर्जी है। तो एलर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे। एलर्जी एक असंक्रामक रोग है, लेकिन रोग है। इसके बाद दोस्तों हम एलर्जी जिसमें आएगा, साथ ही साथ इसी असंक्रामक में आता है क्या, एलर्जी के बाद में इसी में पढ़ते हैं जैसे दिल का दौरा। तो दिल का दौरा ज़रूर होता है, लेकिन दिल का जो दौरा है दोस्तों, ये कैसा रोग है, ये असंक्रामक रोग है। ऐसा थोड़ी होता है कि किसी को दिल का दौरा पड़ गया तो आप उसके पास में थे तो आपको भी दिल का दौरा हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये असंक्रामक रोग है। वो बात अलग है कि उसको देखकर आपको हो जाए, वो बात अलग है, लेकिन याद रखिए दिल का दौरा कैसा है, असंक्रामक रोग है। ये क्यों पड़ता है इसका भी हम कारण जानेंगे कि दिल का दौरा क्यों होता है। इसके बाद हम जानेंगे कि भैया जो गठिया का जो रोग होता है, गठिया रोग क्यों होता है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कैंसर। कैंसर के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से हम बात करेंगे कि कैंसर जो होता है, कैंसर क्यों होता है, कैंसर रोग क्यों है, क्या है कैंसर, कैंसर के प्रकार, कैंसर के उपचार, कैंसर की जांच कैसे करते हैं, ये सारी बातें हम करेंगे कैंसर के बारे में। इसको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इससे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो कैंसर के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए आप लोग। चलिए करें स्टार्ट। तो आज हम एलर्जी, दिल का दौरा, गठिया रोग, इनको बाद में पढ़ाऊँगा। सबसे पहले कैंसर का इलाज करते हैं, मतलब कैंसर को स्टार्ट करते हैं, उसी का इलाज करेंगे। देखो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे असंक्रामक रोग में कैंसर। कैंसर बहुत महत्वपूर्ण है। कैंसर के बारे में एग्जाम में प्रश्न भी बनते हैं बहुत ज़्यादा, और कैंसर का आपको जानकारी भी होना चाहिए। देखिए दोस्तों, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल हमें एक्चुअल में इसका पता नहीं चलता है। भाई किसी को गठान हो रही है तो गठान का हम ऐसा सोचते हैं और गठान है, ठीक हो जाएगी, चलती रहती है, वो चलती रहती है। लेकिन उस गठान का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जब हम उसकी केयर नहीं करते, तो आगे चल के हो सकता है बहुत आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट हो सकता है अगर आप उसकी केयर नहीं कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, कोई भी गठान होती है तो उसका तुरंत डॉक्टर को दिखाइए उसको, हो सकता है वो कोई दूसरा रूप धारण कर ले, है ना। तो याद रखिएगा, जब संक्रामक रोग की बात आती है तो सबसे पहले हम कैंसर को पढ़ेंगे, और कैंसर बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में जानकारी याद रखना आपको, क्योंकि ये एग्जाम में आता भी है और ये जानकारी भी होना चाहिए इसकी, है ना। देखिए कैंसर की बात करें, सबसे पहले कैंसर के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। ये थोड़ी सी बात आपको याद रखना है। कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं, है ना, इसके अध्ययन को बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि कैंसर होता क्या है, तो कैंसर जो होता है दोस्तों, क्या होता है कि हमारे शरीर में छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, और आपको पता है कि कोशिका क्या करती है, विभाजन करती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे मुंह में
मेनली मैं आपको बता देता हूँ कैंसर होने का कारण क्या है। कैंसर का मुख्य कारण है जीन में परिवर्तन होना। और ये आप ये मत सोचिए कि जीन में कहीं बाहरी तत्व से परिवर्तन होगा, कभी कभी जीन में खुद में परिवर्तन होता है और बाहरी तत्वों से भी होता है। ये बात अलग है कि जीन में जब खुद में परिवर्तन होगा तो बहुत धीरे गति से होगा, लेकिन बाहरी तत्वों के कारण जब जीन में परिवर्तन आएगा तो जैसे बाहरी तत्वों में जैसे तंबाकू हुआ और सिगरेट हुआ, धूम्रपान हुआ, या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, नशीले पदार्थ का अगर आप सेवन करते हैं, धूम्रपान का सेवन करते हैं, तो ये क्या करते हैं, हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा घटा देते हैं और उसमें जीन जो है वो धीरे धीरे परिवर्तित होने लगते हैं। और जीन में इतना परिवर्तन होता है कि जो कोशिकाएं होती हैं वो विभाजन नहीं कर पाती हैं। याद रखिएगा, जब कोशिकाओं में जैसे समसूत्री विभाजन नहीं हो पाता है, मेनली अगर कैंसर की बात करें तो समसूत्री विभाजन नहीं हो पाता है। जब कोशिकाएं समसूत्री विभाजन नहीं करेगी तो कैंसर तो होना लाजमी है कि नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, समसूत्री कोशिकाओं में कौन सा विभाजन नहीं होता है, कोशिका क्या विभाजन नहीं कर पाती है और एक गुच्छा टाइप बना लेती है जिसे हम ट्यूमर कहते हैं, और वही ट्यूमर आगे चल के कहलाता है क्या, कैंसर का रूप ले लेता है। तो कोशिका में समसूत्री विभाजन नहीं हो पाता है उसे कैंसर कहते हैं। याद रखिए आप लोग, समसूत्री विभाजन नहीं हो पाता है, और जब समसूत्री विभाजन नहीं होता है तो याद रखिएगा वो क्या कर लेती है, कोशिका एक गुच्छा का रूप ले लेती है और कोशिका गुच्छानुमा संरचना में बढ़ जाती है। जब गुच्छानुमा संरचना में बढ़ जाती है तो ये कहलाता है क्या, ट्यूमर। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं, कोशिका के गुच्छे को ट्यूमर। अब ये ट्यूमर जो आगे चल के कहलाता है भैया, ये कहलाता आगे चल के क्या, कैंसर का रूप ले लेता है। यही कैंसर है, ये कैंसर की परिभाषा हो गई। अब हम बात करते हैं आगे, कैंसर के प्रकार देखते हैं, कैंसर कितने प्रकार का होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। अब हम देखते हैं कैंसर के प्रकार। देखिए कैंसर के प्रकार कौन कौन से हैं, ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट्स बनाने में आसान रहेगी आपको ना। चलिए अब कैंसर के हम देखेंगे, क्या प्रकार देखेंगे, कैंसर कितने प्रकार का होता है और कैंसर क्यों फैलता है, कैंसर की जांचें कैसे करते हैं। और जांचों से प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आता है जांचों से भी, तो याद रखिएगा। हम देखेंगे अब क्या, कैंसर के प्रकार। कैंसर जो होता है दोस्तों ये मेनली 3 प्रकार का होता है। कैंसर 3 प्रकार का होता है मेनली। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं वो देखिए आप लोग। पहला जो प्रकार होता है वो है आपका कौन सा, सार्कोमा। दूसरा है सार्कोमा को बाद में देख लेंगे। पहला फर्स्ट देखिए आप, कार्सिनोमा। कार्सिनोमा फर्स्ट, इसको रखते हैं हम, याद करने में आसान रहेगी। और दूसरा जो प्रकार रहेगा वो रहेगा आपका सार्कोमा। तीसरा जो प्रकार रहेगा वो रहेगा ल्यूकेमिया कैंसर। कौन सा है, ल्यूकेमिया। 3 प्रकार का कैंसर होता है। पहला है कार्सिनोमा, सार्कोमा और ल्यूकेमिया। 3 प्रकार का ही कैंसर होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, कार्सिनोमा कैंसर की। देखिए कार्सिनोमा जो कैंसर होता है ना, यही सबसे ज़्यादा होता है। कार्सिनोमा कैंसर देखिए आज वर्तमान में अगर बात करें तो सर्वाधिक जो कैंसर होता है और इससे मतलब खतरनाक होता है ये भी। तो इसमें देखिए आप लोग कौन कौन से, ये क्या होता है, देखिए मैं आपको बता दूं, ये उपकला जो उत्तक होते हैं, उपकला उत्तक के अंदर ये जो है ज़्यादा फैलता है। उपकला, वैसे बात करें हम उत्तक की तो देखिए हमारा शरीर उत्तकों से मिलकर बना। अगर मैं ये कह दूं कि हमारा शरीर उत्तकों से मिलकर बना है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये बिल्कुल सत्य बात है कि हमारा शरीर उत्तकों से मिलकर बना है। तो याद रखिएगा उपकला उत्तक जो होता है वो कार्सिनोमा कैंसर कहलाता है। कार्सिनोमा जो कैंसर होता है ये उपकला उत्तकों में होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर में आपको बता दूं, बात करें हम आमाशय का कैंसर, तो जो आमाशय का कैंसर होता है वो कहाँ कैसे होता है, कार्सिनोमा में आएगा। साथ ही साथ मैं बात करूँ आमाशय के बाद अगर हम बात करें कि गले का जो कैंसर होता है वो कहाँ से होता है, तो याद रखिए वो भी किसका है, भाग है, वो भी कौन सा कैंसर कहलाएगा, कार्सिनोमा कैंसर। गले के बाद अगर हम बात करें फेफड़े की, तो फेफड़ा जो है फेफड़े का कैंसर, तो फेफड़े का जो कैंसर रहेगा वो भी क्या है, कार्सिनोमा कैंसर में आएगा। फिर हम बात करते हैं आगे, जैसे बात करें फेफड़े के बाद गला हो गया, आमाशय हो गया, और हम बात करें मुंह का कैंसर, तो मुंह का कैंसर भी क्या है हमारा, याद रखिएगा कार्सिनोमा कैंसर में ही आता है। याद रखिए आप लोग। तो आमाशय हो गया, गला हो गया, फेफड़ा हो गया, मुंह हो गया, और स्तन या निपल्स का जो कैंसर होता है वो भी आपका कार्सिनोमा में ही आता है।
फिर बात करते हैं हम आगे सार्कोमा कैंसर की। तो सार्कोमा जो कैंसर होता है दोस्तों, ये याद रखिए संयोजी ऊतकों में होता है। किसमें होता है? संयोजी ऊतकों में होता है, संयोजी ऊतक। बात करते हैं दोस्तों आगे, ये सार्कोमा जो कैंसर होता है ये कैसे फैलता है, कैसे कहाँ कहाँ पर होता है, ध्यान दीजिएगा। ये मेनली होता है एक तो पेशियों में, जो पेशियाँ होती है उनमें होता है, अस्थियों में होता है। फिर आगे बात करते हैं हम, पेशियाँ हो गई, अस्थियाँ हो गई, साथ ही साथ और ये होता है जैसे गांठें होती, गांठें या गांठियों में, तो गांठियों में भी ये कैंसर फैलता है, जिसे हम सार्कोमा कैंसर के नाम से जानते हैं। फिर बात करते हैं हम आगे ल्यूकेमिया कैंसर की। तो ल्यूकेमिया जो कैंसर होता है दोस्तों, ये स्पेशली होता है ब्लड के अंदर या रक्त में होता है। साथ ही साथ जहाँ रक्त का बात करें हम, रक्त की अस्थिमज्जा की, जहाँ हमारी कुछ आरबीसी जिसे हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, है ना, तो वहाँ जहाँ इन सभी का निर्माण की अगर बात करें हम, तो अस्थिमज्जा, तो अस्थिमज्जा के अंदर भी क्या होता है दोस्तों, ये कैंसर होता है। इसका नाम है ल्यूकेमिया कैंसर। तो ब्लड कैंसर जो आएगा वो किस में आएगा? आपका ल्यूकेमिया में आ जाएगा। और साथ ही साथ ल्यूकेमिया में क्या आएगा? अस्थिमज्जा वाला कैंसर आएगा। तो दो कैंसर, ब्लड कैंसर और अस्थिमज्जा में जो कैंसर होगा वो कौन सा कहलाएगा? आप ल्यूकेमिया कैंसर कहलाता है। ये थोड़ी सी आपको याद रखना है। तो ये 3 प्रकार है दोस्तों कैंसर के अलग अलग। पहला जो कैंसर का प्रकार है कार्सिनोमा, दूसरा सार्कोमा, तीसरा ल्यूकेमिया। और जो कार्सिनोमा कैंसर होता है ये कहाँ पर होता है? उपकला ऊतकों में होता है, जैसे गला हो गया, फेफड़ा हो गया, आमाशय हो गया, मुंह हो गया, स्तन हो गया, इनमें कैंसर होता है। याद रखिएगा, स्तन का जो कैंसर होता है काफ़ी घातक होता है, और विश्व में सर्वाधिक महिलाओं के अंदर जो कैंसर होता है वो स्तन कैंसर ही होता है। 2015 की रिपोर्ट ये बताती है कि लगभग 5,33,000 जाने जाती है। और भारत की अगर बात करें तो ऐसा वैज्ञानिक का बताना है कि 8 महिलाओं में से हर एक महिला जो है वो कहीं ना कहीं कैंसर, मतलब स्तन में उनकी कोशिकाएं जो होती है, स्तन की कोशिकाएं वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती हैं। और स्तन का कैंसर इसलिए होता है दोस्तों, स्तन का जो कैंसर होता है जिसे हम दुग्ध कोशिकाएं बोलते हैं, दुग्ध कोशिकाएं उनको बोला जाता है, वो उनका आकार बढ़ जाता है थोड़ा सा, इसलिए कैंसर फैलता है, ऐसा बताते हैं। तो याद रखिएगा, आमाशय, गला, फेफड़ा कैंसर, मुंह कैंसर और स्तन, है ना, ये सारे के सारे कैंसर जो है 3 प्रकार कैंसर के हो गए। ये तो दोस्तों इसके प्रकार हो गए। अब हम बात करेंगे आगे कि कैंसर की जांच कैसे करें और फिर इसका उपचार कैसे करें। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर अपन जो है आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कैंसर की जांच की, और फिर जांच के बाद हम इसका उपचार की बात करेंगे कि उपचार कैसे होता है। देखिए आगे बात करते हैं दोस्तों, बस थोड़ा सा पढ़ते जाइए। अगर आप पीछे रह जाओ, मान लो समझ में नहीं आता है, तो वीडियो को पीछे कर लिया करो थोड़ा सा। ऐसा नहीं कि आप हम पढ़ाते जा रहे हैं और आप पढ़ते जा रहे हैं, पता चला हम फास्ट पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लिया करो। ऐसा थोड़ी है कि आप हम पढ़ाते जा रहे हैं आप भी देखते जा रहे हैं, थोड़ा सा पीछे आगे पीछे कर लिया करो, कोई समस्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते। अब देखते हैं दोस्तों कैंसर की जांच। कैंसर की जांच जो करते हैं वो कितने प्रकार से हम कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए सबसे पहले कैंसर की अगर जांच करनी है तो सबसे पहले खून की जांच होगी। किसकी जांच करनी पड़ेगी भाई? खून की जांच कर लो। तो खून की जांच में क्या पाया जाएगा? याद रखिएगा, खून की जांच में दोस्तों ये आएगा, खून की जांच में भी कैसे पता चलेगा कैंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो याद रखिएगा, अगर खून की जांच हो रही है तो खून की जांच में दोस्तों WBC की संख्या में परिवर्तन देखने को मिलेगा। बेसिकली अगर हम बात करें हम, तो WBC की जो संख्या होनी चाहिए वो 5500 से 11,000 के बीच होनी चाहिए। मान लो 11,500 के बीच या 11,000 के बीच। अब इस संख्या से अगर WBC की संख्या बढ़ रही है, इससे अगर संख्या ज़्यादा बढ़ गई, इसकी संख्या और इससे क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, तो याद रखिएगा WBC की संख्या अगर बढ़ रही हो तो अंदाज़ा इस बात से लग सकता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को क्या है, कैंसर हो रहा है। ठीक है ना। और आपको क्लियरिफाई करवाना है तो आपके उसके लिए दूसरी जांच करवा सकते हैं। उसके लिए एक और जांच हो सकती है CT स्कैन। याद रखिएगा दोस्तों, CT स्कैन जो होता है इसका फुल फॉर्म कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है आपसे कि CT स्कैन का फुल फॉर्म क्या है ना। बहुत सारे
पढ़ तो लेते हैं, बुक्स में भी पढ़ लेते हैं, लेकिन नहीं मिल पाता कभी कभी फुल फॉर्म। तो याद रखिएगा, इसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में, इसका फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इसको बोला जाता है कंप्यूटर टोमोग्राफी। इसको बोला जाता है कंप्यूटर टोमोग्राफी, इसका फुल फॉर्म हो गया। तो कंप्यूटर टोमोग्राफी जो होती है वो करवानी पड़ती है, उससे आपको पता चल सकता है। और तीसरा एक और जांच है इसकी एमआरआई काफ़ी महंगी होती है थोड़ी सी, और लेकिन ये है कि एमआरआई में स्पष्ट पता चल जाता है। और एमआरआई जो होती है वो पूरे शरीर की भी हो जाती है एक साथ, या फिर किसी पार्ट की भी एमआरआई करवा सकते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, एमआरआई का भी कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है आपसे। तो एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। याद रखिए क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और लिखूँ क्या बोर्ड पर, लिखने की जरूरत तो नहीं, वैसे मैंने जो बोला है आप लिख लेना। चलिए, कोई समस्या तो नहीं है। तो खून की जांच हो गई, इसमें क्या होता है WBC की संख्या में अगर बढ़ोतरी हो रही है या बढ़ रही हो तो याद रखिएगा खून कैंसर होने के संकेत है। CT स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी और MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये 3 जांचें कैंसर की जांचें हैं। अब बात करते हैं हम कैंसर के उपचार की। अब कैंसर का उपचार कैसे करेंगे? तो कैंसर के उपचार के लिए बहुत सारे उपाय हैं। जैसे कि बात करें हम कैंसर के उपचार में, तो कैंसर के उपचार में देखिए, सबसे पहले अगर बात करें हम तो कैंसर का उपचार, देखिए उपचार में सबसे पहले अगर बात करें हम तो आ जाएगा आपका कीमियोथेरेपी होती है, उसमें कैंसर के बारे में पता चलता है, कैंसर का इलाज हो जाता है। कैंसर की कोशिकाओं में धीरे धीरे क्या होता है, जिससे मान लो अगर ये करवा रहे हैं आप बार बार, तो हो सकता है चांसेस बढ़ता है कि कोशिका विभाजन करना चालू करती है, मतलब कर सकती है। 100% श्योर नहीं है, लेकिन चांस है। कीमियोथेरेपी के बाद रेडियोथेरेपी, ये भी इसका एक इलाज है, उपचार है इसका। उसके बाद कोबाल्ट 60, याद रखिए कोबाल्ट 60 का भी उपयोग इसमें किया जाता है। ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपयोग में कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? हालांकि बहुत सारे है, लेकिन याद रखिएगा कोबाल्ट 60 जो है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें हम आगे, पारा 203, मरकरी 203, याद रखिए पारा 203 का उपयोग जो करते हैं हम मस्तिष्क का कैंसर जो होता है उसमें करते हैं, मस्तिष्क के कैंसर में, या ट्यूमर, मस्तिष्क के अंदर जो ट्यूमर होता है उसमें करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम आगे, जैसे आयोडीन 130 131, इसका उपयोग थायराइड कैंसर जो होता है, गले का कैंसर जो थायराइड ग्रंथि में होता है, थायराइड कैंसर में करते हैं। क्लियर सभी का? तो थायराइड कैंसर में आयोडीन 130 और 131 का उपयोग किया जाता है। फिर बात करें हम आँखों के लिए, जो कैंसर का आँखों और त्वचा दोनों के लिए जो हम उपयोग लाते हैं SR 90, यानी कि SR 90 का उपयोग आँखों में, आँखों के कैंसर और त्वचा का कैंसर, इन दोनों के उपयोग में लाते हैं। आँखों का कैंसर और त्वचा का कैंसर, इन दोनों के उपचार में ये जो है हम SR 90 का उपयोग करते हैं। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। कोई समस्या नहीं दोस्तों, कैंसर का उपचार भी हो गया। अब हम आगे बात करते हैं, थोड़ा सा नोट डाउन वाला पॉइंट है। बात करते हैं हम कैंसर की, अगर बात करें हम तो नोट करके आप चाहो तो लिख सकते हैं वहाँ पर कि भारत के अंदर जो कैंसर होता है, भारत में नर के अंदर और मादा के अंदर दोनों में कैंसर के अलग अलग जगह है। याद रखिएगा, नर में जो कैंसर होता है भारत के अंदर सर्वाधिक नर में कैंसर होता है मुंह का कैंसर। तो मुंह का कैंसर जो होता है सर्वाधिक होता है नर के अंदर, भारत में, क्योंकि हमारे यहाँ के जो लोग हैं तंबाकू खाने में एक्सपर्ट हैं, तंबाकू बहुत खाते हैं। साथ ही साथ तंबाकू खाने के बाद तंबाकू से उनका पेट नहीं भरता है, तो फिर वो सिगरेट भी पीते हैं। दारू तो खैर अलग हो गया हो तो, लेकिन सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, ये कुछ धूम्रपान करते हैं, जिससे की वजह से होता क्या कि गलती उनकी भी नहीं, ये लत लग जाती है। मुझे तो लत लग गई तेरी, है ना, तो लत लग जाती है। अब उसमें इंसान भी कुछ नहीं कर सकता, तो लत लग गई। लेकिन कहते हैं कि हम अपने आप को एकदम नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें को अगर आपने बदल लिया, हो सकता है अपना आदतें अपना भविष्य बदल सकती हैं।
ये अपने जो कलाम साहब है उन्होंने कहा है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, कलाम साहब ने कहा है कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं तो निश्चित ही ये आदतें आपका भविष्य बदल देगी। तो ये आदतें होती हैं जो सेवन हम करते हैं, धूम्रपान करते हैं, ये आदतें होती हैं हमारी, चाहे तो आप बदल सकते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा वो आदत इतनी अच्छी हो जाएगी कि फिर आप उसको कभी भी सेवन, कोई पड़ोसी भी अगर आपका कोई पी रहा है बीड़ी तो फिर आप उससे दूर हो जाओगे। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। तो नर में मुंह का कैंसर होता है और मादा के अंदर जो होता है गर्भाशय का कैंसर होता है। भारत के अंदर, भारत की स्थिति ये है, जबकि विश्व की स्थिति ये है कि विश्व में नर में जो कैंसर होता है सर्वाधिक वो होता है फेफड़े का कैंसर। नर में फेफड़े का कैंसर होता है और मादा में जो कैंसर होता है वो होता है कहाँ का, स्तन का कैंसर या निप्पल्स का कैंसर। क्लियर सभी का? तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये कैंसर वाला पार्ट समझ में आया होगा। और दोस्तों इसके बाद हमारा बचा है क्या, एलर्जी। एलर्जी बची है और एलर्जी के बाद एक और बचा था दिल का दौरा। और एक और बचा था क्या, ये कैंसर, दूसरा एलर्जी, तीसरा दिल का दौरा, चौथा एक और आता है डाउट रोग। डाउट रोग भी बता देता हूँ, डाउट रोग। और एक और होता है पांचवा जिसका नाम है गठिया रोग, है ना। ये कुछ रोग है, इनके बारे में देखिए। जब शरीर के अंदर WBC की संख्या बढ़ती है तो WBC की संख्या बढ़ जाने के कारण एलर्जी उत्पन्न होती है। सीधा सीधा मतलब याद रखिए आप लोग कि एलर्जी का मेन कारण है WBC की संख्या में परिवर्तन होना या बढ़ जाना, है ना। दिल का दौरा, हमारे शरीर के जो हार्ट है वहाँ पर क्या होता है, जैसे ब्लड पहुँचता है तो जो कॉर्नरी धमनी होती है दोस्तों, जो कॉर्नरी धमनी होती है, ये कॉर्नरी धमनी क्या होती है कि अचानक सिकुड़ जाती है। और जब ये सिकुड़ जाती है तो याद रखिएगा, जब सिकुड़ जाएगी तो सिकुड़ जाने पर दिल का दौरा होने का चांस रहता है। कॉर्नरी धमनी सिकुड़ने के कारण ही दिल का दौरा आता है। ये भी आपका खत्म हो गया। फिर बात करते हैं हम डाउट रोग। हमारे शरीर के अंदर एक एसिड पाया जाता है जिसका नाम है सिट्रिक एसिड। और जब शरीर के अंदर सिट्रिक एसिड होता है तो सिट्रिक एसिड बढ़ जाने के कारण एक रोग उत्पन्न होता है जिसका नाम है डाउट रोग। और लास्ट है गठिया रोग। गठिया रोग में क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है शरीर के अंदर। और यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो याद रखिएगा जो होता है रोग कौन सा, गठिया रोग होता है, जिसमें है ना कोहनी हुआ, घुटना हुआ, इनमें दर्द होता है, हड्डियों में ये जम जाता है यूरिक एसिड। चलिए ठीक है दोस्तों, तो कोई समस्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है ऐसी। बाकी इतना इंपॉर्टेंट तो ये तो नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट कैंसर था। तो कैंसर को आप एक बार अच्छे से देख लेना, एक दो बार वीडियो को देखा करो, समझ में ज़रूर आएगा। नमस्कार, जय हिंद, राम राम, सभी को नमस्कार।